क्या कंपनीज एक्ट 2013 में होने वाला सबसे बड़ा रिफॉर्म अब पार्लियामेंट से सिर्फ एक कदम दूर है क्या? कॉरपोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 कॉरपोरेट इंडिया का फ्यूचर बदलने वाला है। क्या एआईएफ और एलएलपी का पूरा लीगल फ्रेमवर्क रीराइट होने जा रहा है? क्या इन्वेस्टर्स को ट्रस्टीज से ज्यादा लीगल राइट्स मिलने वाले हैं? क्या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की ओनरशिप स्ट्रक्चर ही बदल जाएगी? क्या कंपनी सेक्रेटरीज और कंप्लायंस ऑफिसर्स को अपनी पूरी कंप्लायंस स्ट्रैटेजी दोबारा तैयार करनी पड़ेगी? क्या सीएसआर के नए प्रपोजल्स हजारों कंपनीज को कंप्लायंस से बाहर या नए फ्रेमवर्क में ले आएंगे? क्या सेक्शन 135 के सीएसआर प्रोविजंस में सबसे बड़ा अमेंडमेंट आने वाला है? क्या एलएलपी एक्ट 2008 और कंपनीज एक्ट 2013 दोनों में एक साथ बड़े अमेंडमेंट्स होने वाले हैं? क्या एनएफआरए को और ज्यादा रेगुलेटरी पावर्स मिल सकती हैं? क्या इफ्स्का का रीडोमिसिलिएशन फ्रेमवर्क इंडिया को ग्लोबल कॉरपोरेट हब बना सकता है? क्या जेपीसी की रिकमेंडेशंस कंपनीज एक्ट के अगले सबसे बड़े रिफॉर्म की शुरुआत हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट से पास हो गईं, तो क्या हर कंपनी सेक्रेटरी, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर कंप्लायंस ऑफिसर, हर सीएफओ, हर डायरेक्टर, हर एआईएफ मैनेजर, हर ट्रस्टी, हर इन्वेस्टर, हर प्राइवेट इक्विटी फंड, हर वेंचर कैपिटल फंड और कॉरपोरेट इंडिया को अपनी लीगल और कंप्लायंस स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी? या फिर पार्लियामेंट इस बिल में और भी बड़े अमेंडमेंट्स कर सकती हैं? आज हम क्लॉज बाय क्लॉज समझेंगे एग्जिस्टिंग लॉ क्या कहता है, जेपीसी क्या रेकमेंड कर रही है, कौन से सेक्शंस और प्रोविजंस अमेंड होने वाले हैं और इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कॉरपोरेट इंडिया पर क्या होगा। और हर कॉरपोरेट प्रोफेशनल को अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा जेपीसी की रिकमेंडेशंस में ऐसे कौन से प्रपोज्ड चेंजेस हैं जो कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस, एआईएफ स्ट्रक्चर और कंप्लायंस फ्रेमवर्क को पूरी तरह बदल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉरपोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पर जेपीसी ऐसी सिफारिश करने जा रही है जो भारत में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की पूरी लीगल स्ट्रक्चर बदल सकती है और इसका असर हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम पर पड़ सकता है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम समझेंगे क्या बदल रहा है, कौन फायदा में रहेगा, कौन जिम्मेदार होगा और कंपनीज एक्ट में कौन से नए प्रोविजंस आने वाले हैं। कॉरपोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 जेपीसी का सबसे बड़ा फैसला। एआईएफ एलएलपी में अब ट्रस्टी नहीं, इन्वेस्टर बनेंगे पार्टनर। नमस्कार, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, सीए हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, एआईएफ मैनेजर हैं, प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आज की खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या अब एआईएफ की पूरी लीगल स्ट्रक्चर बदलने वाली है? क्या ट्रस्टी की जगह इन्वेस्टर को मिलेगा सबसे बड़ा अधिकार? क्या कंपनीज एक्ट में आने वाला ये बदलाव ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की दुनिया बदल देगा? और क्या ये फैसला भारत के इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित होगा? आइए समझते हैं। कॉरपोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 की जांच कर रही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी एक महत्वपूर्ण बदलाव पर विचार कर रही है। ये बदलाव ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी एआईएफ्स को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी में कन्वर्ट करने के फ्रेमवर्क से जुड़ा है। अभी बिल का ड्राफ्ट ये कहता है कि जब कोई सेबी रजिस्टर्ड ट्रस्ट बेस्ड एआईएफ एलएलपी में कन्वर्ट होगा, तो केवल ट्रस्टी ही उस एलएलपी का पार्टनर बनेगा। लेकिन जेपीसी के कई मेंबर्स का मानना है कि लीगल ओनरशिप और इकोनॉमिक ओनरशिप एक जैसी होनी चाहिए। इसीलिए अब कमिटी इस प्रपोजल पर विचार कर रही है कि ट्रस्टी की जगह इन्वेस्टर्स को एलएलपी का पार्टनर बनाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब समझिए। ट्रस्टी का काम केवल फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होता है, यानी ट्रस्टी फंड को मैनेज करता है, कंप्लायंस सुनिश्चित करता है और इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करता है।
लेकिन फंड में पैसा किसका होता है? इन्वेस्टर का। इकोनॉमिक रिस्क कौन लेता है? इन्वेस्टर। प्रॉफिट और लॉस किसका होता है? इन्वेस्टर। इसीलिए जेपीसी का मानना है कि अगर इकोनॉमिक ओनरशिप इन्वेस्टर की है तो लीगल ओनरशिप भी उसी के पास होनी चाहिए। यही इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा आधार है। अब समझिए इसका प्रोविजन। कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026, कंपनीज एक्ट 2013 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में संशोधन का प्रस्ताव लाता है। इस बिल में सेबी रजिस्टर्ड ट्रस्ट और आईएफएससीए रजिस्टर्ड ट्रस्ट को एलएलपी में कन्वर्ट करने के लिए एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है। लेकिन ड्राफ्ट प्रोविजन में ट्रस्टी को एलएलपी पार्टनर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। अब जेपीसी इस प्रोविजन में बदलाव पर विचार कर रही है ताकि इन्वेस्टर्स को एलएलपी पार्टनर बनाया जा सके। अगर ये रिकमेंडेशन स्वीकार होती है तो एआईएफ इंडस्ट्री की ओनरशिप स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल सकती है। अब दूसरा बड़ा मुद्दा, जेपीसी आईएफएससीए के एक और प्रपोजल पर भी विचार कर रही है, जिसे कई लोग घर वापसी फ्रेमवर्क कह रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अगर कोई भारतीय कंपनी सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस या किसी दूसरे देश में इनकॉर्पोरेटेड है तो वो बिना वाइंडिंग अप किए अपना डोमिसाइल वापस इंडिया शिफ्ट कर सके, यानी क्रॉस बॉर्डर रीडोमिसाइलेशन का फ्रेमवर्क। इस समय भारत में क्रॉस बॉर्डर मर्जर की व्यवस्था है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इनवर्ड रीडोमिसाइलेशन फ्रेमवर्क नहीं है। अगर ये प्रपोजल लागू होता है तो कई ग्लोबल कंपनीज भारत लौट सकती हैं। अब तीसरा बड़ा मुद्दा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर। बिल में सीएसआर एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड एनुअल नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। लेकिन जेपीसी के भीतर इस पर अलग अलग राय है। कुछ मेंबर्स चाहते हैं कि 5 करोड़ से 10 करोड़ प्रॉफिट वाली कंपनीज सिंप्लीफाइड सीएसआर कंप्लायंस के दायरे में रहें, जबकि कुछ मेंबर्स ओरिजिनल प्रपोजल का समर्थन कर रहे हैं। यानी इस मुद्दे पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। एक और बड़ा मुद्दा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी एनएफआरए को मजबूत बनाने का प्रस्ताव भी जेपीसी के सामने है। हालांकि आईसीएआई ने रेगुलेटर की पावर्स बढ़ाने पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये रिपोर्ट कब आएगी? जेपीसी चेयरमैन सुधीर गुप्ता के अनुसार कमिटी अगस्त के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट फाइनल कर सकती है। इसके बाद रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाएगी और मॉनसून सेशन के दौरान कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पर आगे की कार्रवाई हो सकती है। अब आप बताइए, क्या ट्रस्टी की जगह इन्वेस्टर को एलएलपी पार्टनर बनाया जाना चाहिए? क्या ये बदलाव एआईएफ इंडस्ट्री के लिए सही दिशा में कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कंपनीज एक्ट, सेबी, एलएलपी, कॉर्पोरेट लॉ और कंप्लायंस की ऐसी ही आसान और प्रैक्टिकल अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्रस्ट में पैसा किसी और का हो लेकिन लीगल ओनर कोई और हो, क्या ये स्ट्रक्चर फेयर है? तो असली स्टेक होल्डर कौन माना जाएगा, ट्रस्टी या इन्वेस्टर? इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 में एक बहुत बड़ा चेंज कंसिडर कर रही है। एआईएफ ट्रस्ट को एलएलपी में कन्वर्ट करते वक्त पार्टनर कौन होगा, ट्रस्टी या इन्वेस्टर्स? और सिर्फ इतना ही नहीं, सीएसआर रूल्स, एनएफआरए पावर्स और इंडिया में फॉरेन कंपनीज को शिफ्ट करने के लिए घर वापसी फ्रेमवर्क भी डिस्कस हो रहा है। आज हम डिटेल में समझेंगे एग्जिस्टिंग लॉ, प्रपोज्ड अमेंडमेंट रीजन, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स, ट्रस्टीज, एलएलपी और कॉर्पोरेट इंडिया पर। वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले समझते हैं एआईएफ होता क्या है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ सेबी के रेगुलेशन के अंडर रजिस्टर्ड पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। यहाँ मल्टीपल इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर उस मनी को स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनीज, रियल एस्टेट, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है।
इंडिया में मेजॉरिटी एआईएफ्स ट्रस्ट स्ट्रक्चर में रजिस्टर्ड होते हैं। अब सवाल ये है, ट्रस्ट में लीगल ओनर कौन होता है, इन्वेस्टर या ट्रस्टी? आंसर, ट्रस्टी। लेकिन इकोनॉमिक ओनर कौन होता है? इन्वेस्टर। यही पूरी डिबेट का सेंटर पॉइंट है। एग्जिस्टिंग पोजीशन अंडर कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल, कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क क्रिएट करता है, जिसके थ्रू स्पेसिफाइड ट्रस्ट जो सेबी या आईएफएससीए के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकेंगे। लेकिन बिल में क्या लिखा गया है? बिल के अकॉर्डिंग कन्वर्जन के बाद सिर्फ ट्रस्टी एलएलपी का पार्टनर बनेगा, इन्वेस्टर्स पार्टनर नहीं होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सपोज एबीसी वेंचर फंड एक ट्रस्ट है। 100 इन्वेस्टर्स ने 500 करोड़ इन्वेस्ट किए। ट्रस्टी है XYZ। ट्रस्टी कंपनी एग्जिस्टिंग प्रपोजल के अकॉर्डिंग एलएलपी बनने के बाद पार्टनर कौन होगा? XYZ ट्रस्टी। 100 इन्वेस्टर्स पार्टनर नहीं होंगे। यही इशू जेपीसी डिस्कस कर रही है। क्वेश्चन, अब सवाल उठता है, पैसा इन्वेस्टर का, रिस्क इन्वेस्टर का, रिटर्न इन्वेस्टर का, लॉस इन्वेस्टर का। तो एलएलपी का पार्टनर ट्रस्टी क्यों? जेपीसी का प्रपोज चेंज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बहुत से मेंबर्स का मानना है कि एलएलपी पार्टनर ट्रस्टी नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्वेस्टर को पार्टनर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीगल ओनरशिप इकोनॉमिक ओनरशिप के साथ अलाइन होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट लॉजिक, ट्रस्टी सिर्फ फिड्यूशियरी कैपेसिटी में काम करता है। ट्रस्टी एसेट को ओन नहीं करता, ट्रस्टी सिर्फ मैनेज करता है। इन्वेस्टर ही एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर होता है। इसलिए एलएलपी स्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टर को ही पार्टनर बनाना लॉजिकल माना जा रहा है। फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में, जब किसी दूसरे के इंटरेस्ट में गुड फेथ के साथ एसेट मैनेज की जाए तो उसे फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ट्रस्टी का रोल मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन का होता है, ओनरशिप का नहीं। एग्जिस्टिंग पोजीशन वर्सेस प्रपोज्ड पोजीशन। एग्जिस्टिंग बिल ट्रस्टी एलएलपी पार्टनर, इन्वेस्टर नॉट पार्टनर। लीगल ओनरशिप ट्रस्टी के पास। पीसी प्रपोजल, इन्वेस्टर एलएलपी पार्टनर, ट्रस्टी, सिर्फ फिड्यूशियरी रोल। इकोनॉमिक और लीगल ओनरशिप अलाइन हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी। प्रैक्टिकल इंपैक्ट इज, प्रपोजल से गवर्नेंस इंप्रूव होगी, इन्वेस्टर राइट्स स्ट्रॉन्गर होंगे, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्लियर होगा, डिस्प्यूट कम होंगे, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइनमेंट बढ़ेगा। कौन से लॉ अमेंड होंगे? कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट प्रपोज करता है। साथ ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में भी अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं, ताकि ट्रस्ट से एलएलपी कन्वर्जन पॉसिबल हो सके। सीएसआर इशू भी जेपीसी के सामने। अब दूसरा इंपॉर्टेंट इशू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जिस्टिंग प्रोविजन सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सीएसआर एप्लीकेबल होता है अगर कंपनी सेटिस्फाई करे नेट वर्थ 500 करोड़ या टर्नओवर 1000 करोड़ या नेट प्रॉफिट 5 करोड़। बिल का प्रपोजल सीएसआर एप्लीकेबिलिटी के नेट प्रॉफिट थ्रेशोल्ड को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रपोजल। इसका मतलब 5 से 10 करोड़ प्रॉफिट वाली कंपनीज सीएसआर से बाहर आ सकती है। जेपीसी डिस्कशन, केएमपीस का मानना है ये थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है। सजेशन दिया गया है 5 से 10 करोड़ वाली कंपनीज सीएसआर रिजीम में रहें, लेकिन कंप्लायंस सिंप्लीफाई कर दिया जाए, यानी सीएसआर कंटिन्यू रहें, कंप्लायंस बर्डन कम हो। घर वापसी फ्रेमवर्क एक और इंटरेस्टिंग प्रपोजल डिस्कस हो रहा है, आईएफएससीए का इनबाउंड रीडोमिसाइलेशन फ्रेमवर्क। इससे मीडिया में घर वापसी फ्रेमवर्क भी बोला जा रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशन आज इंडिया क्रॉस बॉर्डर मर्जर अलाउ करता है।
कंपनीज एक्ट और आरबीआई रेगुलेशंस के थ्रू। लेकिन फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इंडिया शिफ्ट नहीं कर सकती, उससे वाइंडिंग अप या कॉम्प्लेक्स रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ सकती है। प्रपोज्ड फ्रेमवर्क: सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस या किसी और जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर्ड कंपनी अपना डोमिसाइल इंडिया शिफ्ट कर सके विदाउट वाइंडिंग अप, यानी सेम कंपनी इंडिया में कंटिन्यू करे, बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। बेनिफिट: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया एज ग्लोबल फाइनेंशियल हब, आईएफएससी इकोसिस्टम को बूस्ट, एनएफआरए पावर्स। एक और इशू, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एग्जिस्टिंग पोजीशन। एनएफआरए कंपनीज एक्ट के अंडर ऑडिटर्स को रेगुलेट करता है, एडिट क्वालिटी मॉनिटर करता है, इन्वेस्टिगेशन और पेनल्टी पावर्स रखता है। प्रपोजल: एनएफआरए की पावर्स और स्ट्रेंथन करने का प्रपोजल। कंसर्न आईसीएआई ने कुछ प्रपोज्ड एक्सपेंशन पर ऑब्जेक्शन रेज किया है। डिस्कशन कंटिन्यू है। फाइनल रिकमेंडेशन जेपीसी रिपोर्ट में एक्सपेक्टेड है। पार्ट 9, रिपोर्ट कब आएगी? जेपीसी चेयरमैन सुधीर गुप्ता के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कमेटी की रिपोर्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में अडॉप्ट होने की एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद मॉनसून सेशन में बिल पार्लियामेंट के सामने टेबल हो सकता है। ध्यान रहे कि ये रिपोर्टेड डिलिब्रेशंस हैं। फाइनल पोजीशन तभी क्लियर होगी जब जेपीसी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और पार्लियामेंट बिल पर निर्णय ले। कंक्लूजन: आज हमने समझा एआईएफ ट्रस्ट क्या होता है, एग्जिस्टिंग बिल में ट्रस्टी को एलएलपी पार्टनर क्यों बनाया गया, जेपीसी इन्वेस्टर्स को पार्टनर बनाने का प्रपोजल क्यों कंसिडर कर रही है, सीएसआर थ्रेशोल्ड प्रपोजल क्या है, सेक्शन 135 की एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, फॉरेन कंपनीज के लिए घर वापसी फ्रेमवर्क क्या है, एनएफआरए पावर्स पर डिबेट क्या चल रही है और अगस्त रिपोर्ट के बाद क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। आपको क्या लगता है, एलएलपी में पार्टनर ट्रस्टी होना चाहिए या असली इन्वेस्टर? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप कंपनीज एक्ट, सेबी, एलएलपी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी अपडेट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए। टैबुलर समरी: एग्जिस्टिंग प्रोविजंस वर्सेस प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। नंबर, सब्जेक्ट, existing provision, current law/bill as originally drafted, proposed amendment under JPC consideration. Status/Note 1, AIF to LLP conversion, partner eligibility. Bill as drafted provides that only trustees of the specified SEBI/IFSCA registered trust can become partners in the converted LLP. Make investors in the AIF, not trustees, the partners in the LLP on the ground that economic ownership, investors, should determine partner status, not mere fiduciary/legal holding, trustees. JPC divided. Actively debated 2 CSR applicability threshold. Companies Act 2013, Session 135. Mandatory CSR applies at 5 crore rupees net profit threshold with turnover/net worth criteria. Bill proposes raising threshold to 10 crore rupees net profit. Full exemption for 5.10 crore rupees bracket. JPC split. Many MPs want the 5.10 crore rupees bracket to stay under CSR with simplified compliance. Few support full exemption as drafted. 3 NFRA powers. NFRA, established under Section 132 Companies Act 2013, has existing audit oversight and investigative powers over specified companies' auditors. Bill proposes to strengthen/expand NFRA's powers. ICAI has opposed the expansion. 4. Cross-border domicile shift, IFSCA proposal. India permits cross-border mergers, S.234 Companies Act, under RBI regulations.
No comprehensive inward re-domiciliation regime exists. Foreign companies must wind up and reincorporate to relocate to India. Introduce an inward re-domiciliation framework, Ghar Wapsi, allowing companies incorporated in jurisdictions like Singapore, Dubai, Mauritius to shift domicile to India without winding up/reincorporating. Actively under JPC consideration via IFSCA route. 5. Bill scope. Amends Companies Act 2013 and LLP Act 2008. 107 clauses. Referred to JPC in March 2026. JPC constituted May 22, 2026. Report expected first week of August 2026. Welcome to Corporate and Securities Law Compass. I am a member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes. The content published on this channel does not represent the views, opinions, policies, or official position of my employer, any company with which I am associated, any client, or the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. All examples, case studies, and discussions presented on this channel are based on publicly available information, applicable laws, statutory provisions, judicial pronouncements, regulatory materials, or are purely hypothetical for educational purposes. I do not disclose, discuss, or use any confidential, unpublished, or proprietary information obtained through my professional employment. I fully comply with the SEBI Prohibition of Insider Trading Regulations 2015, the Companies Act 2013, applicable laws, professional confidentiality obligations, and the internal policies of my employer. Nothing contained in this channel should be interpreted as the communication, disclosure, or use of unpublished price-sensitive information, UPSI, or any information that may violate insider trading laws or other legal obligations. This channel does not provide legal, tax, investment, financial, accounting, or any other professional advice. The content is intended solely for educational and informational purposes. Viewers should consult qualified professionals before making any legal, business, compliance, taxation, accounting, or investment decisions. Although every reasonable effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the information presented, laws, rules, regulations, circulars, and judicial interpretations are subject to amendment and change. Accordingly, neither the presenter nor this channel shall be responsible or liable for any loss, damage, liability, or consequences arising from the use of or reliance upon the information provided. All company names, trademarks, logos, and brands belong to their respective owners and are used only for educational, news reporting, review, and commentary purposes. Copyright. Corporate and Securities Law Compass. Navigating law with clarity. All rights reserved. By accessing or viewing this channel, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to the terms of this disclaimer.